नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोगों ने सोमरफेल्ड मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर कैसा होगा और उसको हम कैसे समझ सकते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के आधार पर, ये समझने की कोशिश किए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सोमरफेल्ड मॉडल के आधार पर फर्मी एनर्जी, फर्मी मोमेंटम और फर्मी वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। मैं पिछले लेक्चर को थोड़ा रिकैप करवा दूं आपको। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये बताया था कि सोमरफेल्ड ने ये मानते हुए कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल इन ए बॉक्स के तरह का प्रॉब्लम कंसीडर करते हुए और ये मानते हुए कि इलेक्ट्रॉन्स क्वांटम पार्टिकल्स हैं और वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं, हम लोगों ने लास्टली ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रहने के लिए कुछ स्पेसिफाइड वेल डिफाइंड डिस्क्रीट मोमेंटम एंड एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होते हैं। मैं आपको ये भी याद दिलवाना चाहता हूं कि सोमरफेल्ड ने एक एजम्पशन लिया था पार्टिकल इन ए बॉक्स के प्रॉब्लम में कि एजेज पर वेव फंक्शन ज़ीरो नहीं होता है, एजेस पर नोड का फॉर्मेशन नहीं होता है। एजेस पर नोड का फॉर्मेशन होने से स्टैंडिंग वेव सॉल्यूशन मिलेगा और हमें प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएगा। तो सोमरफेल्ड ने उसमें एक एजम्पशन लिया कि इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और साई एक्स इज इक्वल टू साई एक्स प्लस एल, साई वाई इज इक्वल टू साई वाई प्लस एल, साई जेड इज इक्वल टू साई जेड प्लस एल। ये पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन लगाया गया था और श्रोडिंजर्स इक्वेशन में ये पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद शायद आपको याद होगा कि हमें कुछ डिस्क्रीट मोमेंटम स्टेट्स मिले थे। के एक्स आ गया था 2 पाई बाई एल टाइम्स एन एक्स, nx is 0 1 2 3 so on। ky आया था 2 पाई बाई एल टाइम्स ny, जहाँ की ny का भी वैल्यू 0 1 2 3 so on। और उसी तरह से kz आ गया था 2 पाई बाई एल nz, जहाँ की nz भी होता है 0 1 2 3 सो ऑन। और ई के इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वेयर के स्क्वेयर बाई 2m होता है और h क्रॉस स्क्वेयर बाई 2m और के स्क्वेयर मीन्स के एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर प्लस के जेड स्क्वेयर। और वैसा जब करेंगे तो ये 2 पाई बाई एल टू दी होल स्क्वेयर एन एक्स स्क्वेयर प्लस एन वाई स्क्वेयर प्लस एन जेड स्क्वेयर, और इसको अगर एन स्क्वेयर बोल दें हम लोग तो ये हो जाता है एन स्क्वेयर एच क्रॉस स्क्वेयर बाई 2m 2 पाई बाई एल होल स्क्वेयर। ये सारे एक्सप्रेशंस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेराइव किया था और ये कहा गया था कि सॉलिड के अंदर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं रह सकता है। इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए वेल डिफाइंड डिस्क्रीट क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल होते हैं, वेल डिफाइंड डिस्क्रीट मोमेंटम स्टेट्स अवेलेबल होते हैं और हर मोमेंटम स्टेट को एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। आप कह सकते हैं डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होते हैं और उन्हीं एनर्जी स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। वही सारे एनर्जी स्टेट्स पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्युपाई किए जा सकते हैं और एक मोमेंटम स्टेट का मतलब होता है के एक्स, के वाई और के जेड का एक सेट। और इसके आधार पर हम लोगों ने
ये बताया था कि बहुत सारे मोमेंटम स्टेट सॉलिड के अंदर होंगे, 0 0 0, 2 पाई बाई एल 0 0, 0 2 पाई बाई एल 0 0 0, 2 पाई बाई एल 2 पाई बाई एल 2 पाई बाई एल 0। इस तरह से अलग अलग मोमेंटम स्टेट्स के एक्स के वाई के जेड के बहुत सारे हम लोग सेट्स बना सकते हैं और उन्हीं स्पेसिफाइड क्वांटम स्टेट्स में, मोमेंटम स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन सॉलिड के अंदर रह सकते हैं। ये सारी बात हमने पिछले लेक्चर में किया था। मैंने पिछला लेक्चर जस्ट आपको याद दिलवाने के लिए एक तरह से रिकैपिचुलेट करवाया पीछे की बातों को, सो दैट कि आप आगे की बातों को जो भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आप अच्छे से कनेक्ट कर सकें। अब आप देखें, हम लोगों ने इस डिस्कशन के आधार पर ये कहा था कि जैसे अगर ये के एक्स के वाई के जेड स्टेट्स लें, इधर हम लोग के एक्स को प्लॉट करें, इधर अगर हम लोग के वाई को प्लॉट करें, इधर हम लोग के जेड को प्लॉट करें, तो पिछले क्लास में भी हम लोग ये शायद बताए थे आपको कि अगर हम लोग डिफरेंट मोमेंटम स्टेट्स को इस तरह से प्लॉट करें तो हर दो मोमेंटम स्टेट्स के बीच दो लगातार मोमेंटम स्टेट्स के बीच का जो फासला होता है वो 2 पाई बाई एल का होता है। ये भी 2 पाई बाई एल होगा, ये भी 2 पाई बाई एल होगा और ये भी 2 पाई बाई एल होगा। तो द मिनिमम वॉल्यूम इन मोमेंटम स्टेट, द मिनिमम वॉल्यूम इन मोमेंटम स्टेट विच इज अवेलेबल टू ए पार्टिकल इज 2 पाई बाई एल टू द पावर क्यूब। एक 2 पाई बाई एल टू द पावर क्यूब वॉल्यूम में मिनिमम एक पार्टिकल रह सकता है, और अगर हम लोग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करें इलेक्ट्रॉन के केस में तो अपोजिट स्पिन के साथ दो पार्टिकल्स रह सकते हैं। तो अगर हम लोग पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स इन सॉलिड की बात करें तो पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने थोड़ा ऐसा हिंट किया था आपको कि मिनिमम वॉल्यूम अवेलेबल टू ए सिंगल पार्टिकल टू बी देयर इनसाइड सॉलिड वो होता है 2 पाई बाई एल क्यूब। इतना वॉल्यूम में एक स्टेट अवेलेबल होता है। के एक्स के वाई और के जेड तीनों का सेट मिलकर के एक स्टेट डिफाइन करता है। तो इतना वॉल्यूम में एक स्टेट है तो पर यूनिट वॉल्यूम में 1/2 पाई बाई एल का पावर क्यूब इतना स्टेट होगा। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस में इतना स्टेट होगा। और मोमेंटम स्टेट के पूरे वॉल्यूम से अगर इसको मल्टीप्लाई करवा दें, मोमेंटम स्टेट के यूनिट वॉल्यूम में इतने स्टेट्स होंगे और मोमेंटम स्टेट के इंटायर वॉल्यूम से अगर इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स जिसमें कि पार्टिकल रह सकते हैं, जो स्टेट्स पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्युपाई किए जा सकते हैं, वो हमें मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो पर यूनिट वॉल्यूम में इतना स्टेट और मोमेंटम स्टेट में वॉल्यूम एलिमेंट को अगर d3k लिखें, d3k इज वॉल्यूम एलिमेंट इन मोमेंटम स्टेट इंटीग्रेटेड ओवर इंटायर वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, तो ये टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स दे देगा हमें। और टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स occupied by particles, total number of states
ऑक्युपाइड बाई पार्टिकल्स, उसको अगर हम लोग n लिखें तो ये n क्या हो जाएगा, एक इतने स्टेट हैं और हर स्टेट में दो दो पार्टिकल रह सकता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक स्टेट में दो पार्टिकल रह सकता है, दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और स्टेट्स कितने अवेलेबल हैं, तो 1/2π/L³ इंटीग्रल d3k, इतने तो स्टेट हैं और किसी स्टेट के ऑक्युपाई होने की प्रोबेबिलिटी दिया जाता है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। तो इतने स्टेट अवेलेबल हैं, इसमें से कितने स्टेट्स ऑक्युपाइड होंगे, तो उसके लिए नंबर ऑफ स्टेट्स को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उनके ऑक्यूपेशन की प्रोबेबिलिटी से। तो ये हो जाएगा इनटू FDEK। FDEK is Fermi Dirac distribution function which is a function of energy and it gives us the probability of occupancy of a state. So total number of states multiplied by the probability of occupancy of that state या those states, ये दे देगा total number of occupied states, total number of states occupied by particles। तो ये n को हम लोग लिख सकते हैं, n को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू ये LQ, अगर ऊपर चला जाएगा तो व्हाट इज LQ? LQ इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। जो भी आप L एज लेंथ का क्यूबिकल मेटालिक सॉलिड लिए हैं, कंडक्टर लिए हैं, उस सॉलिड का वॉल्यूम है। तो इस LQ को अगर हम लोग V लिख दें तो V/2π³ इंटीग्रल d3k मल्टीप्लाइड बाई FDEK, ऐसा लिख सकते हैं। where d3k is volume element in momentum space, volume element in momentum space। और इसका ऑर्डर नंबर, या हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको अगर हम लोग मिटा दें, वी कैन राइट इट एज, इस v को अगर हम लोग इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम लोग लिख सकते हैं n/v इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2π³ इंटीग्रल d3k FDEK इंटीग्रेटेड ओवर द इंटायर वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। और ये जो n/v है वो है नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्टेट्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और ऑक्युपाइड स्टेट्स मीन्स व्हाट, जितने स्टेट ऑक्युपाइड हैं उतने पार्टिकल्स होंगे। तो ये एक तरह से नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड को बताएगा। तो n/v जो है ये स्मॉल n बताएगा। स्मॉल n का मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड, इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड को बताएगा। तो इसको हम लोग अगर स्मॉल n लिख दें, सो व्हाट विल इट बी, व्हाट विल स्मॉल n बी? स्मॉल n हो जाएगा 2/2π³ इंटीग्रल d3k मल्टीप्लाइड बाई FDEK। इसका ऑर्डर नंबर हम लोग 1 दे देते हैं। अब जरा देखिए, हमें पता है कि E कैसे दिया जाता है। पिछले क्लास में अभी भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर को समराइज करते वक्त यहां पर बताया था। हाउ कैन वी राइट E?
तो हम लोग लिख सकते हैं ई के को h क्रॉस स्क्वेयर के स्क्वेयर बाई 2m, और इसी तरह से EF को हम लोग लिख सकते हैं, EF इज फर्मी एनर्जी। मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि 0 केल्विन पर जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी होता है जिसको केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं, दैट केमिकल पोटेंशियल इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। तो EF को हम लोग लिख सकते हैं h क्रॉस स्क्वेयर बाई 2m के एफ स्क्वेयर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं EF इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वेयर बाई 2m प्लस माइनस के एफ स्क्वेयर। एंड व्हाट इज दिस KF? EF इज फर्मी एनर्जी and this KF is called Fermi momentum. And what is Fermi momentum? Maximum possible momentum inside system at 0 Kelvin. KF is called Fermi momentum. मैंने कहा था कि वेव वेक्टर को हम लोग यूजुअली मोमेंटम बोलते हैं, वैसे अगर एग्जैक्ट मोमेंटम की हम लोग बात करें तो वो h क्रॉस k होगा। तो अगर फर्मी मोमेंटम की बात हम लोग करेंगे pf की, तो वो हो जाएगा h क्रॉस kf। ये kf है वेव वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू फर्मी मोमेंटम। लेकिन पिछले क्लास में भी हम लोगों ने कहा था कि इस k का रिलेशन चूंकि मोमेंटम से है, इसलिए यूजुअली हम लोग इसको मोमेंटम बोला करेंगे। उस सेंस में हम लोग इसको मोमेंटम स्पेस या फर्मी मोमेंटम बोल रहे हैं। वैसे फर्मी मोमेंटम का एग्जैक्ट वैल्यू होगा h क्रॉस kf। सो kf इज कॉल्ड फर्मी मोमेंटम which is maximum possible momentum inside solid at 0 Kelvin। और हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर मोमेंटम स्पेस में जैसे हम लोगों ने कहा था कि kx ky kz ऐसा है, और ओरिजिन पर मोमेंटम का 0 0 0 का स्टेट होता है, kx ky kz 0 0 0 होता है। तो मोमेंटम स्पेस में अगर इस ओरिजिन को सेंटर मानते हुए kf रेडियस का एक स्फेयर खींच दें, दिस इज स्फेयर नॉट ए सर्कल। अगर हम लोग kf रेडियस का एक स्फेयर खींच दें मोमेंटम स्पेस में, तो क्या हो जाएगा? ऑल मोमेंटम स्पेस लेस देन इक्वल टू kf, all momentum state less than equal to kf will be occupied by particles at 0 Kelvin, and all momentum states more than kf will be empty at 0 Kelvin। पिछले क्लास में भी हम लोग बात किए थे, केमिकल पोटेंशियल तक, फर्मी एनर्जी तक का सारा स्टेट 0 केल्विन पर कंप्लीटली ऑक्युपाइड होता है, और उससे ज़्यादा एनर्जी वाले सारे स्टेट्स कंप्लीटली एम्प्टी होते हैं। तो उसको अगर मोमेंटम स्पेस में समझने की कोशिश हम लोग करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मोमेंटम स्पेस में ओरिजिन को सेंटर मानते हुए kf रेडियस का एक स्फीयर खींच दें, तो ये पूरा इस स्टेट्स हैं, डिफरेंट मोमेंटम स्टेट्स आर देयर। इस स्फीयर के अंदर भी मोमेंटम स्टेट्स हैं, बाहर भी मोमेंटम स्टेट्स हैं जो डिफरेंट kx ky kz के सेट से डिनोट हो रहे होंगे। सो देयर आर सो मेनी मोमेंटम स्टेट्स इनसाइड दिस सॉलिड, इनसाइड दिस स्फीयर ऑल्सो, आउटसाइड दिस स्फीयर ऑल्सो। लेकिन अगर हम लोग ऐसा एक स्फीयर इमेजिन करें
इस ओरिजिन के चारों तरफ केफ रेडियस का अगर एक स्फेयर हम लोग इमेजिन करें तो हम कह सकते हैं कि इस स्फेयर के अंदर लाई करने वाले जितने भी मोमेंटम स्टेट्स हैं, जितने भी एनर्जी स्टेट्स हैं सॉलिड के अंदर, वो सारे के सारे पार्टिकल से ऑक्युपाइड होंगे और इसके बाहर लाई करने वाले जितने स्टेट्स हैं वो सारे के सारे एम्प्टी होंगे, वो सारे के सारे एम्प्टी होंगे। हम लोगों ने एक ऐसा ग्राफ खींचा था, अगर इस पर हम लोग फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को प्लॉट करें और इस पर ईके को प्लॉट करें तो हम लोगों ने कहा था कि ऑल एनर्जी स्टेट्स इक्वल टू और लेस देन म्यू, इक्वल टू और लेस देन म्यू एंड दैट म्यू इज कॉल्ड ईएफ विल बी कंप्लीटली ऑक्युपाइड, उनके ऑक्यूपेशन की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो वो ग्राफ ऐसा होता था, ये म्यू था जो यहाँ पर ईएफ के बराबर है और ये 1 था। इसी को अगर एक्सिस को हम लोग उलट करके देखें, इस एक्सिस पर अगर हम लोग ई को दिखाएं, सेम इसी फंक्शन को अगर इस एक्सिस पर हम लोग फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को दिखाएं और इस एक्सिस पर एनर्जी को दिखाएं तो हम लोग इस पर्सपेक्टिव में सोच सकते हैं कि बहुत सारे मोमेंटम स्टेट्स, बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं सॉलिड के अंदर और ये है म्यू जो कि यहाँ पर ईएफ के बराबर है। तो यहाँ तक का सारा स्टेट, यहाँ तक का सारा स्टेट कंप्लीटली ऑक्युपाइड होगा। ये सारे स्टेट्स कंप्लीटली ऑक्युपाइड होंगे एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन। ये एट 0 केल्विन की बात मैं कर रहा हूँ, एट 0 केल्विन ये सारे स्टेट्स कंप्लीटली ऑक्युपाइड होंगे, इनके ऑक्यूपेशन की प्रोबेबिलिटी 1 होगी और इनसे ज़्यादा एनर्जी वाले सारे के सारे स्टेट्स कंप्लीटली एम्प्टी होंगे। ऐसा ग्राफ होगा। कहने का मतलब कि ये जो स्फेयर है मोमेंटम स्पेस में केफ रेडियस का, फर्मी मोमेंटम के बराबर रेडियस का, इस स्फेयर के अंदर लाई करने वाले सारे के सारे स्टेट्स कंप्लीटली ऑक्युपाइड होंगे और इसके बाहर लाई करने वाले सारे के सारे स्टेट्स कंप्लीटली एम्प्टी होंगे एट 0 केल्विन। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दैट कैन वेरी इजीली बी कैलकुलेटेड नाउ। देखा जाए यहां पर जो इक्वेशन 1 हम लोगों ने लिख रखा है, तो आपको पता है कि ये जो एफ डी विच इज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विच इज फंक्शन ऑफ एनर्जी, इसका वैल्यू 1 होता है एट 0 केल्विन फॉर ऑल ई के लेस देन और इक्वल टू ई एफ और इसका वैल्यू 0 होता है फॉर एट 0 केल्विन फॉर ई के ग्रेटर देन ई एफ। तो अगर हम लोग इसको एक्सपेंड कर दें तो n कितना चला आएगा आप देख सकते हैं, 2/2 पाई होल क्यूब इंटीग्रल d3k और इसका वैल्यू EF तक के लिए क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस इंटीग्रल को हम 2 पार्ट में तोड़ दे रहे हैं। इस जो मोमेंटम स्पेस का इंटायर वॉल्यूम है उसको हम लोग यहां से यहां तक का वॉल्यूम और फिर इसके बाहर का वॉल्यूम 2 पार्ट में इसको स्प्लिट करके देख रहे हैं। तो यहां से यहां तक का जो भी वॉल्यूम है उस पूरे वॉल्यूम के अंदर जितने भी स्टेट लाई कर रहे होंगे उनके लिए FD1 होगा और इसके बाहर के जो भी स्टेट्स हैं उसके लिए FD0 होगा। तो 0 इंटू समथिंग 0, सेकेंड टर्म विल बी 0। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी हमें मिल जाएगी और हम लिख सकते हैं व्हाट विल इट बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 2/2 पाई का होल क्यूब और इंटीग्रल
d3k फ्रॉम 0 टू kf। और ये क्या है, ये वॉल्यूम एलिमेंट था मोमेंटम स्पेस में, तो इस स्फीयर के अंदर का ये इंटायर वॉल्यूम दे देगा। सो इट विल बी इक्वल टू 2/2 पाई होल क्यूब 4/3 पाई kf क्यूब, ऐसा हो जाएगा। तो n हो जाएगा 2/8 पाई क्यूब और 4π/3 kf क्यूब। तो ये पाई स्क्वेयर हो जाएगा कट होकर के। सो व्हाट वी मे राइट इज kf को हम लोग अब लिख सकते हैं, kf को हम लोग लिख सकते हैं 3π² n टू दी पावर 1/3। मतलब ये मैक्सिमम पॉसिबल मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एट 0 केल्विन, मैक्सिमम पॉसिबल मोमेंटम इनसाइड सॉलिड विच इज पॉसिबल एट 0 केल्विन, वो केफ हमें मिल गया। अब अगर हम लोग फर्मी मोमेंटम की बात करें, फर्मी मोमेंटम की बात करें, तो फर्मी मोमेंटम को अगर pf लिखते हैं तो pf हो जाएगा h क्रॉस केफ। h क्रॉस केफ का मतलब h क्रॉस 3π² n का पावर 1/3। अगर हम लोग फर्मी वेलोसिटी की बात करें, अगर हम लोग फर्मी वेलोसिटी की बात करें तो फर्मी वेलोसिटी को लिख सकते हैं pf/m मीन्स h क्रॉस बाई m 3π² n का पावर 1/3। और फर्मी एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया। फर्मी एनर्जी कितना होगा, फर्मी एनर्जी EF क्या होगा, h क्रॉस स्क्वेयर बाई 2m kf स्क्वेयर। एंड व्हाट इज kf, kf इज दिस, इसका स्क्वेयर करेंगे तो इसका पावर 2/3 हो जाएगा। सो दिस विल बी 3π² n का पावर 2/3। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉलिड के अंदर फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, फर्मी वेलोसिटी क्या होगी, फर्मी मोमेंटम क्या होगा, ये कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। आप जरा देखिए, सॉलिड के अंदर जो फर्मी एनर्जी का वैल्यू आया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर कहीं भी नहीं है। जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश किया था कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट लाइक द क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ये दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स की एवरेज एनर्जी होगी या किसी गिवन टेम्परेचर पर उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी होगी, जो फर्मी एनर्जी होगी, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। वो डिपेंड करता है, बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ये h क्रॉस मीन्स h/2 पाई, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2 पाई, ये कांस्टेंट है। वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। कितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस सॉलिड के अंदर में हैं, उस सिस्टम के अंदर में हैं, वो तय करेगा, वो डिटरमिन करेगा कि उसकी एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, सिस्टम की एवरेज एनर्जी कितनी होगी। दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एवरेज एनर्जी ऑफ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन, और द फर्मी एनर्जी inside solid depends upon the number of particles, not at all on temperature। और जितना ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n जितना ज़्यादा होगा सिस्टम की फर्मी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी।
n जितना कम होगा फर्मी एनर्जी उतनी कम होगी। सो फर्मी एनर्जी डिपेंड करता है सीधे सीधे किस चीज पर, n पर। अब हम लोग कुछ एस्टिमेट यहां पर फिर से करते हैं। देखिए, अगर हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स लें, और जब मैं ड्रुड्स मॉडल की बात कर रहा था तब आपको बताया था कि किसी भी सॉलिड के अंदर, जैसे कॉपर के अंदर शायद हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो यहाँ पर स्मॉल n है, ये स्मॉल n जो है, ये कैसे निकाल सकते हैं। तो n का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका मैं वहाँ पर समझाया था ड्रुड्स मॉडल करते समय। ये हम लोग ले सकते हैं एवोगाड्रोज नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू एटॉमिक नंबर बाई मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल, मोलर मास। इस तरह से निकाल सकते हैं। और जब ये निकालेंगे आप तो कॉपर के लिए, फॉर कॉपर इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू, फॉर कॉपर n कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये सारा वैल्यू नोन है। कॉपर की डेंसिटी जानते हैं, एटॉमिक नंबर जानते हैं, उसका मोलर मास जानते हैं, एवोगाड्रोज नंबर जानते हैं। इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 8.45 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर इस n का वैल्यू, ये सारा कांस्टेंट है, सारा वैल्यूज हमें नोन है, अगर इस n का वैल्यू इस फर्मी एनर्जी के एक्सप्रेशन में हम लोग डालें, इसी तरह से आप दूसरे मेटल्स के लिए भी कर सकते हैं। गोल्ड के लिए निकाल सकते हैं, सिल्वर के लिए निकाल सकते हैं, एल्यूमिनियम के लिए निकाल सकते हैं। सबका d, z और m आपको पता है। तो अगर अलग अलग मेटल्स के लिए हम लोग कुछ मेटल्स का स्पेसिफिक एग्जाम्पल अगर लें यहाँ पर, और अलग अलग मेटल्स के लिए अगर हम लोग देखें, देन व्हाट वी फाइंड इज ए फर्मी एनर्जी का वैल्यू, फर्मी एनर्जी फॉर डिफरेंट मेटल्स, फर्मी एनर्जी फॉर डिफरेंट मेटल्स, इसका वैल्यू आता है कॉपर के लिए, कॉपर के लिए ये आता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिल्वर के लिए इसका वैल्यू आता है, सिल्वर के लिए इसका वैल्यू आता है 5.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गोल्ड के लिए इसका वैल्यू आता है 5.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एल्यूमिनियम के लिए इसका वैल्यू आता है 11.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इमेजिन कर सकते हैं, दिस एनर्जीज आर वेरी हाई एनर्जीज एंड दिस इज नॉट ड्यू टू थर्मल फ्लक्चुएशंस। रूम टेम्परेचर पर अगर हम लोग बात करें तो रूम टेम्परेचर यूजुअली 300 केल्विन होता है। इतना एनर्जी होने के लिए, इस ऑर्डर का एनर्जी होने के लिए कितने टेम्परेचर पर सॉलिड को ले जाने की ज़रूरत है। अगर टेम्परेचर स्केल में इस एनर्जी को हम लोग सेंस करना चाहें, महसूस करना चाहें, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर स्केल में हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर ऑन एन एवरेज एनर्जी को kBT लिख सकते हैं। तो EF इज इक्वल टू kBTF, अगर इसको हम लोग फर्मी टेम्परेचर बोल दें, या TF को हम लोग लिख सकते हैं EF अपॉन kB। और बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता है। और अगर कॉपर की बात करें तो ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता है। ये जब निकालेंगे तो ये लगभग 80,000 केल्विन आएगा, 80,000 केल्विन। मतलब इतनी एनर्जी होने के लिए आपको सॉलिड को 80,000 केल्विन पर ले जाना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर इज 300 केल्विन। सो सर्टेनली
this energy is not due to thermal fluctuations. This energy is not at all related to the thermal disturbances inside the solid. This is due to quantum mechanical nature of distribution. This is due to quantum mechanical nature of distribution of particles inside the solid. This is not at all related to temperature. इस ऑर्डर की एनर्जी होने के लिए हमें सॉलिड को 80,000 केल्विन के बराबर टेम्परेचर पर ले जाने की जरूरत होगी। तो यहां से यह स्पष्ट होता है, हम लोग ड्रूड्स मॉडल तक की बात जो कर रहे थे उसमें हम लोग ये मान रहे थे कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर आप ये जो स्फेयर हम लोगों ने इमेजिन किया था ना, केफ रेडियस का एक स्फेयर मोमेंटम स्पेस में इमेजिन किया था, हैविंग इट सेंटर एट ओरिजिन हुज मोमेंटम स्टेट इज 0 0 0। इस स्फेयर को यूजुअली हम लोग फर्मी स्फेयर या फर्मी सी बोलते हैं। इस स्फेयर को बोला जाता है फर्मी स्फेयर या इसको फर्मी सी भी बोलते हैं, फर्मी सी भी बोलते हैं इसको। तो इस फर्मी स्फेयर के सरफेस पर के जो पार्टिकल्स होंगे, इस फर्मी स्फेयर के सरफेस पर जो स्टेट्स होंगे और उन स्टेट्स के अंदर में जो पार्टिकल्स होंगे, उन स्टेट्स को जो पार्टिकल ऑक्युपाई किए हुए होंगे, उनकी एनर्जी तो इस ऑर्डर की होगी। अगर कॉपर की बात करें, दूसरे मेटल्स में इन ऑर्डर्स के होंगे। अगर फर्मी वेलोसिटी की बात करें तो वो मोटा मोटी कितना होता है, तो आप फर्मी वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। इस ऑर्डर का अलग अलग मेटल्स में इसका मल्टीपल अलग अलग हो सकता है, ऑर्डर सेम आएगा। 10 to the power 6 मीटर्स पर सेकेंड मीन्स यू कैन फील इट 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना लार्ज फर्मी वेलोसिटी होती है। आप कह सकते हैं ये लगभग 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर होता है। मतलब फर्मी स्फेयर के सरफेस पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इतनी लार्ज होती है, इतनी लार्ज होती है। दिस आर नॉट थर्मल वेलोसिटीज, दिस all are due to the quantum mechanical distribution of particle inside the solid। तो सोमरफेल्ड ने जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के आधार पर सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, किन स्टेट्स में रहेंगे, कितनी एनर्जीज के साथ रहेंगे, उनकी एवरेज एनर्जी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, उनका मोमेंटम स्टेट कैसा होगा, ये सारी बातें जब हम लोगों ने किया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के आधार पर, तो ये बिल्कुल अलग कहानी निकल कर के आती है क्लासिकल मॉडल की तुलना में। और इस ऑर्डर की वेलोसिटी हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, और इसकी वजह से क्लासिकल मॉडल में, और इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप मीन फ्री पाथ निकालेंगे तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, v tau होगा, और v इज दिस मच सो लार्ज। तो ये लगभग सॉलिड्स के अंदर आप निकालेंगे सोमरफेल्ड मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में, तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 100 एंगस्ट्रम्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 एंगस्ट्रम्स, मच मोर देन लैटिस स्पेसिंग्स। जो ड्रूड्स मॉडल में बात की गई थी कि कॉलिजन जो है वो 1 से 10 एंगस्ट्रम यूनिट के बीच होता है, मीन फ्री पाथ उस ऑर्डर का आया था, और वहाँ पर प्रिज्यूम कर लिया गया था कि ये सॉलिड के अंदर एटम्स या आयंस के स्पेसिंग के बराबर है, और इसलिए उन्हीं एटम्स या आयंस से बार बार जो कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और उसी के वजह से रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी आती है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करेंगे तो ये मीन फ्री पाथ जो है वो सॉलिड के अंदर एटम्स और आयंस के स्पेसिंग से काफ़ी ज़्यादा आता है। सो दिस इज़ इंटायरली ए डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर जो कि सोमरफेल्ड मॉडल के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने फर्मी एनर्जी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया,
फर्मी मोमेंटम, फर्मी वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, और इसके आधार पर अगले क्लास में हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे, और तब फिर ये बता पाएंगे कि सोमरफेल्ड के इस पिक्चर के आधार पर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन चीज़ों को कैसे समझा गया। और तब उसके आगे फिर हम लोग ये भी बात करेंगे कि फिर इस मॉडल के क्या लिमिटेशंस थे और फिर उसको कैसे ठीक किया गया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।